नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। हम बैठे हैं 48 या कहें 49 दिनों के बाद 50वां दिन है ये। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। अरविंद, अभी आप सीएम हैं कि नहीं? टेक्निकली तो हैं। को मैं इस्तीफा देने गया था तो उन्होंने कहा था कि अभी हमें 3-4 दिन लगेंगे इसको एक्सेप्ट करने में, तब तक आप बने रहिए। बहुत तेज गति तो आपकी नहीं है, सब कुछ जिस तेजी से आप चला रहे हैं। होना तो चाहिए। जिस तेज गति से ये देश गर्त में जा रहा है, मेरा मन कहता है कि अगर इसी तरह से भ्रष्टाचार कायम रहा और इस तरह से राजनीति का अपराधीकरण कायम रहा और ये सारे मिले हुए हैं, ये एक्सपोज होते जा रहे हैं, तो ये देश ही नहीं बचेगा। इस देश को बचाना है तो बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा। अरविंद, क्योंकि ये सवाल लोगों के जहन में है कि जो गवर्नेंस आपने रेफरेंडम के जरिए पाई, वोट के जरिए नहीं, आपको सीट तो 28 ही मिली थी, लेकिन आप जनता के बीच गए थे और जनता ने कहा था कि जाइए आप सरकार बनाइए और चलाइए। तो लेकिन जनता ने तो आपको नहीं कहा कि आप सरकार छोड़ के आ जाइए। मैं आपको बताता हूँ कि उस वक्त हमारे मन में धर्म संकट था, जाएं ना जाएं। कई लोग कह रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं आप गवर्नेंस से भाग रहे हैं इसलिए नहीं जा रहे। कई लोग कह रहे थे नहीं जाना चाहिए, कांग्रेसियों के साथ बिल्कुल मत जाना। तो हम जनता के बीच में गए थे। लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लोकपाल बिल अगर विधानसभा के अंदर प्रस्तुत भी नहीं करने दिया जाएगा, सारा का सारा आंदोलन तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही था। अगर लोकपाल बिल प्रस्तुत नहीं करने दिया जाएगा, इसमें कोई धर्म संकट नहीं है। 2 मिनट नहीं लगेगी फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी को कुर्बान करने में। जिंदगी कुर्बान कर देंगे देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बहुत छोटी चीज है। आपने लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक पत्ते इस देश की सत्ता के फेंटने शुरू कर दिए थे, इसका एहसास था? आप क्या कर रहे हैं? देखिए, एक आरोप ये लग रहा है हम लोगों के ऊपर, गवर्नेंस नहीं आती, गवर्नेंस नहीं आती, गवर्नेंस नहीं आती। मेरे को ये पता नहीं गवर्नेंस होती क्या है। 5 साल से शीला दीक्षित जी कह रही थी सीएजी का ऑडिट नहीं हो सकता, बिजली कंपनियों का सीएजी, सारी दिल्ली कह रही थी सीएजी का ऑडिट कराओ जी, मर गए जी, बिजली के दामों से मर गए। हमने वो 5 दिन में कर दिया और ये कहते हैं गवर्नेंस नहीं आती। 65 साल से ये बीजेपी और कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम नहीं लगा पाए। आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा था। आज आप अपना कैमरा लेके जाइएगा। मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े अखबारों ने अपने सर्वे कराए हैं, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर भारी गिरावट आई है और ये कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती। अभी देश का जो सबसे बड़ा अंग्रेजी का अखबार है, उसका सर्वे आया था कि ट्रांसपोर्ट ऑफिस के अंदर दलाल सारे भाग गए हैं। लोगों के 10 मिनट में काम हो जाते हैं और ये कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती। सरकारी अस्पतालों के अंदर उसी अस्पताल में लिखा था अब दवाइयाँ मिलने लग गई जहाँ कभी दवाइयाँ नहीं मिलती थी, सारी दवाइयाँ चोरी होती थी और ये कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती। जैसे मैंने मुकेश अंबानी जी के खिलाफ FIR दर्ज की तो कुछ लोगों ने मुझे कहा अरे ये सब क्या करते रहते हो, गवर्नेंस करो ना। मुझे समझ नहीं आया ये गवर्नेंस होती क्या भला है, क्या होती है ये गवर्नेंस? अगर मैं राजा की तरह मैं 2 लाख करोड़ रुपए कमा लेता, थोड़े से बीजेपी वालों की तरफ फेंक देता, थोड़े से कांग्रेस वालों की तरफ फेंक देता, सारा ऑपोजिशन खुश रहता। कैसे कमा लेते आप? भ्रष्टाचार करके। कौन? कैसे 2 लाख कैसे, क्या कौन आपको देता पैसे? भाई ये कंपनियां देती। कौन सी कंपनी? ये बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां ये दे देती। मुकेश अंबानी जी, ये जितने अनिल अंबानी। मैं भी सीएजी का ऑडिट नहीं करता, मैच फिक्सिंग कर लेता। इन बिजली कंपनियों को कहता कि भाई थोड़े से पैसे दे जाओ नहीं तो तुम्हारा सीएजी ऑडिट करा दूंगा, धमकी दे देता। ये मेरे को पैसे दे जाते, थोड़े से मैं बीजेपी वालों की तरफ फेंक देता, थोड़े से कांग्रेस वाले और थोड़े बहुत मीडिया में फेंक देता। देखो सारे खुश थे, कहते बड़ा अच्छा चीफ मिनिस्टर है, बड़ा बढ़िया गवर्नेंस करता है जी, सबको खुश रखता है। ऐसे ही तो चल रही थी। नहीं, लेकिन आपने पैसे नहीं लिए, लेकिन इसका दूसरा गेम तो आप खेल ही गए। क्या? आपने मुकेश अंबानी का नाम ले लिया, मुरली देवड़ा का नाम ले लिया, वीरप्पा मोइली का नाम ले लिया, जो आपके रेंज में नहीं आता है। और आपका खेल पैसे का नहीं है, आपका खेल पॉलिटिक्स का हो चला है। तो होना ही था ये जो हो गया। राजनीति, देखिए राजनीति तो करनी है, हम राजनीति करने के लिए आए हैं। राजनीति लाल बहादुर शास्त्री ने भी की थी, राजनीति सरदार पटेल ने भी की थी, ईमानदारी की राजनीति की थी। आज ये लोग लूट रहे हैं देश को, राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति बड़ी अच्छी चीज है, राजनीति देश की सेवा को कहते हैं, राजनीति बड़ी पवित्र चीज है। ये लोग जो कर रहे हैं ये लूट रहे हैं, ये दलाली कर रहे हैं, ये राजनीति नहीं कर रहे। हम राजनीति करना इनको सिखा रहे हैं, ईमानदारी की राजनीति। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे देश के, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, उनका बेटा आया था मेरे पास, कहता है आपसे बार बार पूछा जाता है व्हाट इज योर इकोनॉमिक पॉलिसी। कहता है 2 शब्दों में आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी डिफाइंड है, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स।
कहते दे कैन नॉट बी एनी अदर इकोनॉमिक पॉलिसी देन ऑनेस्ट पॉलिटिक्स। अगर आप ईमानदार राजनीति इस देश के अंदर ले आते हो तो इकोनॉमिक्स तो अपने आप आओ, इकोनॉमिक्स इज द आउटकम। कहता है कि ये लोग कहते हैं हम विकास करेंगे, हमारी सरकार ने विकास किया। सरकारें विकास थोड़ी करती है, विकास तो आम आदमी करता है, विकास तो चाय वाला करता है, विकास तो रेडी वाला करता है, विकास तो किराने वाला करता है, विकास तो स्टोर वाला करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट करता है, जनता करती है विकास। सरकार का क्या काम होता है? सरकार का काम होता है न्याय देना, सरकार का काम होता है सुरक्षा देना, सरकार का काम होता है भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण देना। कौन सी पार्टी आज जो इनकी बात करती है? राहुल गांधी जी बात करते हैं न्याय की, राहुल गांधी जी बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत की, राहुल गांधी जी बात कर सकते हैं क्या देशवासियों को सुरक्षा दिलाने की? मोदी जी बात कर सकते हैं क्या न्याय की? मोदी जी बात कर सकते हैं कि सुरक्षा दिलाने की या भ्रष्टाचार मुक्त? दोनों की कैबिनेट उठा के देख लीजिए, कल मैं कंपेयर करने बैठा था, राहुल गांधी जी की कैबिनेट उठा के देख लीजिए, एक से एक बड़े बड़े महारथी भरे पड़े हैं उसके अंदर, भ्रष्टाचारी भी अपराधी भी। और मोदी जी की कैबिनेट उठा के देख लीजिए गुजरात की, एक से एक बड़े बड़े क्रिमिनल्स और वो भरे पड़े हैं भ्रष्टाचारी। अभी तक इस देश को मुकेश अंबानी जी खुल के कहते हैं, उसमें नीरा राडिया के टेप में आया हुआ है कि कांग्रेस तो मेरी दुकान है। इस देश को मुकेश अंबानी जी चलाते थे अभी तक, और नहीं एक साल से मोदी जी के पीछे भी मुकेश अंबानी लगे हुए हैं। तो चाहे मोदी जी आ जाएं चाहे राहुल गांधी जी आ जाएं, देश को तो मुकेश अंबानी चलाएंगे। अरविंद, अब मेरे ख्याल से ये देश आपको एक दूसरे नजरिए से भी देख रहा है। आप दिल्ली की सरकार पे आ चुके हैं, आज ही ऐलान होता है कि अब आप 2014 की दिशा में जाएंगे। मुकेश अंबानी को लेकर जिसका जिक्र आप विधानसभा के भीतर किया, आपने निकलने के बाद अपने कार्यकर्ताओं के बीच किया और अभी खुद कर रहे हैं, एक बात बताइए कि अगर आप दिल्ली में होते, दिल्ली में सरकार माने केंद्र में आपकी सरकार होती, जो गैस जो बेची जा रही है, क्या प्रूफ है, कौन से फैक्ट हैं जी? क्योंकि सरकार कह रही है कि वो इंटरनेशनल प्राइस देखा जाता है, उसके आधार पे गैस की कीमत तय होती है, उसके आधार पे ही हमने केजी बेसिन को दिया, उसके आधार पे ही हमने चीजें एक इंडेक्स उस रूप में हमने बनाया। आपने एफआईआर दर्ज कर दी, तो लगा एक तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आपके रेंज में नहीं है, दूसरा है कि आप होते तो इसको किस रूप में इंप्लीमेंट चीजें क्या होंगी, कैसे होंगी? अखबार में आया है कि केंद्र सरकार में हड़कंप मचा हुआ है, केंद्र सरकार ने एग्जामिन करा लिया कि केजरीवाल की एफआईआर जायज है। अब अखबार में लिखा हुआ, मुझे तो नहीं पता, कि सुप्रीम कोर्ट में जा रही है केंद्र सरकार की इस एफआईआर को क्वैश करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार मुकेश अंबानी को बचाने के लिए जा रही है। बीजेपी चुप है। क्या साठगांठ है इन सबके बीच में? देश भी तो जानना चाहता है। आपने प्राइसिंग की बात की, बड़ी अच्छी बात की, यही बहाना दे रहे हैं वो लोग। मेरा कुआं है, इस देश के लोगों का कुआं है, उस कुएं से गैस निकालनी है। उस कुएं का मालिक कौन है? आप हैं, मैं हूं, इस देश की जनता है। हमारा कुआं है। हमने मुकेश अंबानी जी को कुआं दिया, हमने कहा जी भी इसमें से गैस निकाल के हमको दिया करना। गैस निकालने का जो खर्चा है वो उन्होंने खुद ही कहा हुआ है, रिलायंस के डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास जिसमें लिखा है गैस निकालने का खर्चा $1 से कम है, $1 प्रति यूनिट से कम है। लेकिन सरकार अभी उनको $4 दे रही है $1 की चीज के। भाई 10% दे दो प्रॉफिट, 20% दे दो, लूटोगे क्या देश को? $2 दे दो, $2.5 दे दो, $4 दे रही है और कह रहे हैं 1 अप्रैल से $8 देंगे। क्यों? वही कह रहे हैं जो अभी अभी आपने कहा, इंटरनेशनल प्राइस इतना है। भाई मेरी चीज है, मेरा कुआं है, मेरे कुएं से मैं गैस निकालूंगा, इंटरनेशनल प्राइस का क्या मतलब है? इससे बाजार भाव का इससे क्या मतलब है? मेरे घर की चीज है, मेरे घर की चीज। मान लो आपका एक खेत है, खेत निकालने के लिए आपने किसान को रखा, एक आदमी को रखा, भी तू वो कहे मैं लौकी आपको मार्केट रेट पे बेचूंगा। अरे लौकी तो आपकी है जो उगी उसके अंदर, आपको वो कैसे मार्केट रेट पे बेच सकता है? अब ये कह रहे हैं इंटरनेशनल प्राइस तो जी $10 है, वो भी गलत है। अभी एक बहुत बड़े देश के अखबार में निकला था $2, $3, $4 है दूसरे देशों के अंदर। सबसे महंगी गैस हो जाएगी हमारे देश के अंदर $8 के ऊपर। और वो छोड़ो, इसका देश की उस पर अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा? आज $4 की गैस $8 पे अगर ये 1 अप्रैल से कर देते हैं, सीएनजी के रेट बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ जाएंगे, लगभग डबल हो जाएंगे। नहीं अरविंद, एक मिनट, हाँ, सीएनजी के रेट लगभग डबल हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ जाएंगे, बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। ये गैस से बिजली भी बनती है, बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, इसी गैस से फर्टिलाइजर बनता है, सारे खाने की चीजें बढ़ जाएंगी, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और पूरे देश के अंदर हाहाकार मच जाएगी। क्यों? एक आदमी को फायदा पहुंचाना है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए पर एनम का फायदा होगा उसको। पूरे देश का बजट 13 लाख करोड़ का,
उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए एक आदमी को उठा के दे दिया। बीजेपी चुप है और कांग्रेस एक्टिवली। मनमोहन सिंह नहीं समझते इन चीजों को, इस इकोनॉमिक्स को नहीं समझते हैं? बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। क्यों नहीं समझते हैं इस इकोनॉमिक्स को? उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, नहीं तो उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। राहुल 2 गांधी मिनट नहीं रहेंगे। राहुल गांधी नहीं समझते इस राहुल इकोनॉमिक्स को? गांधी जी से मैं अगले 1-2 दिन में चिट्ठी लिखने वाला हूँ। दोनों राहुल गांधी जी को भी चिट्ठी लिखूंगा, मोदी जी को भी चिट्ठी लिखूंगा। भाई आप लोग बोलते क्यों नहीं इस बात पे, चुप क्यों हो? देश की जनता जानना चाहती है कि ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई हो रही है। महंगाई का और कोई कारण नहीं है इस देश के अंदर। बीजेपी, कांग्रेस और कुछ चंद कॉर्पोरेट्स, जो भ्रष्ट कॉर्पोरेट्स हैं, वो मिले हुए हैं। उनके लालच की वजह से इस देश के अंदर महंगाई हो रही है। क्या यही एकमात्र वजह है कि इस देश के भीतर पॉलिटिक्स के काउंटर में आपकी पॉलिटिक्स खड़ी हो पा रही है? एग्जैक्टली इसने इन सब लोगों को इकट्ठा कर दिया है। पहली बार इस देश के अंदर ऐसा हुआ है कि किसी ने मुकेश अंबानी को और अनिल अंबानी को सीधे चुनौती दी है। अभी तक बातें करते थे, कुछ लोग बातें करते थे। पहली बार ऐसा हुआ, मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और अनिल अंबानी के खिलाफ सीएजी का ऑडिट ऑर्डर कर दिया गया। अब इट इज पिंचिंग देम, कहते हैं ना, वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, वहां पे इनको पिंच कर रहा है। इसीलिए ये बीजेपी, अभी 4-5 दिन पहले तक मैं जब पूछा करता था पत्रकारों से, सब कहते थे ऐसा है ये बाहर कांग्रेस और बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं लेकिन ये आपकी सरकार नहीं गिराना चाहते। ये चाहते हैं आपकी सरकार, ये अंदर आपके फेवर में वोट करेंगे, लोकपाल बिल पास करा देंगे। जैसे ही मैंने मुकेश अंबानी के खिलाफ उस दिन एफआईआर दर्ज की, अगले दिन उन्होंने कहा दोनों मिल गए हैं, दोनों खुल के आपकी सरकार गिराएंगे। अब दोनों साथ आ गए, बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों साथ आ गए। आज बीजेपी कांग्रेस वाले कह रहे हैं मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में एफआईआर लिखी होती है क्या? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बीजेपी वाले कह रहे हैं अरुण जेटली जी का वो है ब्लॉग है, बड़ा सीरियस एलिगेशन है ये जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, बहुत सीरियस अरुण एलिगेशन जेटली जी का वो है, फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला है मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर। अरे बाप रे, फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला हो गया, एफआईआर मुकेश अंबानी के खिलाफ। एफआईआर ना हो गई कोई बहुत ऐसी वो हो गई नहीं, ये बहुत सीरियस एलिगेशन। इसलिए इसका मतलब है इस देश में पॉलिटिक्स क्या कॉर्पोरेट चला रहे हैं या कॉर्पोरेट को बचाने के लिए पूरी पॉलिटिक्स हो रही है और जनता जो वोट डालती है यूं ही डालती है। मोदी और राहुल गांधी केवल चेहरा है, इनके पीछे कुछ और लोग हैं और वो लोग हैं मुकेश अंबानी जैसे लोग। अकेला वो नहीं है। मुकेश अंबानी इंडिविजुअल नहीं है, वो एक व्यवस्था का नाम है, एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जो इस देश को पूरी तरह से लूट रही है और उस व्यवस्था के मोहरे हैं मोदी और राहुल गांधी। तो इन मोहरों को क्यों जरूरत पड़ गई? एक कुली के पास चला जाता है, दूसरा सड़क पे चाय पीता है। ये लोगों की राजनीति, अगर कुली और चाय वाले ना रहे इस देश के अंदर, इनकी राजनीति खत्म हो जाए। इनकी राजनीति वैसे ही है, दिखावा है, ड्रामा है। भाई जैसे वो कुमार विश्वास एक बड़ा अच्छा कहता है कि राजा को जाके दलित के घर में खाना खाना चाहिए या रोज शाम को खाना खाने के पहले सोचना चाहिए कि मेरे सारे दलितों ने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। फर्क इस बात का है। नहीं, ये जनता देख रही है, ये इस तरह की चाय की राजनीति और ये सब नहीं चलेगी। संघर्ष करना पड़ेगा, ईमानदारी करनी पड़ेगी। आज इस देश के अंदर ईमानदार राजनीति केवल और केवल आम आदमी पार्टी दे सकती। ईमानदार राजनीति की कैसे बात करेंगे? अब ये मेरे पास है, इनकी मोदी जी की कैबिनेट में है बाबू भाई बोखरिया, 3 साल की इनको सजा मिल चुकी है माइनिंग सीएम के ऊपर, वो इनके कैबिनेट मंत्री हैं। पुरुषोत्तम सोलंकी, इनके ऊपर फिशरीज का 400 करोड़ रुपए का घोटाला है, वो इनके मंत्री हैं। अमित शाह, इनको सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में एंटर करने के लिए मना कर दिया था और ये अभी इनकी एक वो आया था, स्टिंग ऑपरेशन आया था, जिसमें ये कह रहे हैं इस आदमी को बंजारा से भी ज्यादा दिन तक जेल में भेज देना। ऐसा आदमी इनका क्रिमिनल जो है वो इनका वो है, कैबिनेट मंत्री है। विट्ठल भाई राठौड़िया जो कि बंदूक लेके टोल टैक्स वालों को कर रहा था, उसको कांग्रेस ने निकाल दिया, बीजेपी वालों ने रख लिया, ये इनका एमपी है। दीनू सोलंकी जिसने अमित जेठवा का मर्डर करवा दिया था, वो इनका एमपी है। ऐसे ऐसे लोग, क्रिमिनल और करप्ट लोग बैठे, और यही राहुल गांधी जी का हाल है, उनकी भी कैबिनेट भरी पड़ी है, एक से एक महारथी बैठे हुए हैं। सर इस देश को क्या कौन भविष्य देगा, कैसे भविष्य मिलेगा? इस देश की जनता आज केवल दे सकती है, इस देश की जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी एक मौका आया है जब इस देश के सारे अच्छे लोगों को इकट्ठा होने नहीं, ये देखिए सवाल इसलिए बड़े होते जा रहे हैं क्योंकि आप जिन जिन इशू पर कदम रखते हैं, अपनी उंगली रखते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं। आपने एफआईआर दर्ज करा दी, मौका मिल गया कांग्रेस को उन करप्शन के आधारों से बचने का जो बीजेपी पार्लियामेंट के भीतर लगाती रही। उसने कहा देख लीजिए तरीका ये होता है क्या? बीजेपी ने कहा भाई यही तरीका नहीं होता। आपने क्या सोचकर 1984 के दंगों के लिए एसआईटी की बात कह दी? दंगों को लेकर बीजेपी की बिसात पर आप प्यादे नजर आने लगे, उसको लाभ मिलने लगा राजनीतिक तौर पर। आप जब होलसोल देश की बात कर रहे हो तो ऐसे में अब आपकी राजनीति
इन 48 दिनों के बाद या 49 दिनों के बाद 50वें दिन अब आपके जहन में क्या है? देखिए, आपने 1984 की बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने 1984 से लेके आज तक 30 साल हो गए। इन 30 सालों के अंदर 6 साल केंद्र में एनडीए की सरकार थी, 5 साल दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार थी और बाकी कांग्रेस की सरकार थी। सारे मांग कर रहे थे। बीजेपी के टाइम में कांग्रेस मांग कर रही थी एसआईटी बनाओ, एसआईटी बनाओ। कांग्रेस के टाइम में बीजेपी मांग कर रही थी एसआईटी बनाओ, एसआईटी बनाओ। सारे बेवकूफ बना रहे थे। हमने 5 दिन में एसआईटी बना दी। एसआईटी बनाने में तो 5 दिन लगते, नीयत खराब थी, दोनों मिले हुए थे। दोनों, ना बीजेपी चाहती सिखों के लिए, ना कांग्रेस चाहती सिखों के लिए। ना बीजेपी मुसलमानों का फायदा चाहती, ना कांग्रेस मुसलमानों का फायदा चाहती। ये केवल हमारे खून के ऊपर खेलते हैं होलियां। तरीके क्या होंगे? अब आपने जिक्र किया, हम एक जरा रेफरेंस खाली दे दें, क्योंकि मिसेस गांधी के दौर में खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो सरकार के हिस्से में रहेंगे। मनमोहन सिंह के दौर में उसे मुक्ति दी गई। इस 48 दिनों में आपने क्या सीखा? सरकार में रहकर क्या जाना कि इस देश को प्राइवेट सेक्टर चला रहा? क्या आपके जहन में आया क्या इन 48 दिनों में सड़क से अंदर पहुंचने के बाद? देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो एक ये चीज तो समझ में आ गई कि सरकार के अंदर पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन नीयत खराब है। नीयत और ईमानदारी, इन 2 चीजों की सख्त कमी थी। और ये अगर ठीक हो जाए, इतने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने बना रखे हैं जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम ये इसका हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट देखने लगे। 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक का पर बेड हॉस्पिटल का खर्चा इन्होंने दिखा रखा है। 6-7 हॉस्पिटल बना रहे हैं और उनका जब देखने लगे तो मामूली हॉस्पिटल है, कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं, मामूली हॉस्पिटल है। 1.5 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए पर बेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। मैंने दिल्ली के जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसके मालिक को फ़ोन किया। मैंने कहा, सर आपने आज अगर हमें आपके जैसा अस्पताल बनाना हो 5 स्टार ग्रेनाइट फ्लोरिंग वाला, क्या खर्चा आएगा? कहते 80 लाख रुपए। वो 80 लाख रुपए में बना लेगा, यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपया लग रहा है छोटे मोटे टुच्चे हॉस्पिटल का। दिल्ली सरकार में पैसे की कमी नहीं, सरकार में पैसा बहुत है। दूसरी चीज़ ये कि सरकार अपना बेसिक काम करे। सरकार का बेसिक काम क्या है? मैंने बताया, न्याय, सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, उसके बाद शिक्षा, हेल्थ, पानी, बिजली, ये भी देना सरकार का काम है। अगर सरकार इन चीज़ों पे काम करने की कोशिश करे, बड़े आराम से काम किया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था ऐसी बना दी, जैसे मैं बिजली का उदाहरण देता हूँ। जानबूझ के ऐसी व्यवस्था बना दी गई, पूरा का पूरा बिजली एक कंपनी को दे दिया गया। उसके बाद वो कंपनी जो कहती है, पुलिस वाले वही काम करते हैं। अब क्या है, मैं आपको 2-3 उदाहरणों से समझाता हूँ। मेरे पास रोज सुबह लाइन लग जाती है, यहाँ पे लोग आते हैं जी। वो कंपनी वाले आए थे, फर्जी रेड मार के गए हमारे घर। हमारे घर में आए, मीटर देखा, मीटर ठीक ठाक चल रहा था, बोले 1 लाख रुपया दे दो, नहीं तो। और पुलिस वालों को लेके आए। पुलिस का काम जनता को बचाने का था, कंपनी वालों को बचाने का नहीं था। अब कंपनी वालों को बचाती फिर रही है पुलिस। तो पुलिस जो है कंपनी वालों के साथ जाती है, फर्जी रेड मारती है, पुलिस भी पैसे मांगती है, कंपनी वाले भी पैसे मांगते हैं, चोरी का केस बना देते हैं। 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं दिल्ली के अंदर इसी मुद्दे के ऊपर। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा सर। सरकार को अपना काम करना पड़ेगा, जो कंपनी का काम है वो कंपनी को दिलाना पड़ेगा, और वो ईमानदारी से उनसे काम करवाना पड़ेगा। कैसे होगा? ईमानदारी से काम होगा अगर आप व्यवस्था को ठीक करें। सरकार कैसे काम करेगी जो नहीं कर रही, आप कह रहे हैं? वही मैंने कहा ना कि आपको ईमानदार नियत वालों को सामने इसमें लाना पड़ेगा। अगर आपके पास इसी व्यवस्था के, अगर मुकेश अंबानी के एजेंट आएंगे तब तो वैसा का वैसा चलेगा। अगर राहुल गांधी और मोदी आएंगे तब तो ऐसा का ऐसा चलेगा। लेकिन आज पहली बार इस देश के अंदर कोई ऐसी सरकार है, ऐसी पार्टी है जिसने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को सीधे कॉन्क्रीट टर्म्स में चुनौती दी है। आपने बांट भी दिया दिल्ली को अपनी नीतियों के जरिए, अपने फैसलों के जरिए। कैसे? बिजली माफ किने किया आपने, पानी किसे दिया आपने ये तय कर लिया कि ये तबका जो है इसको ये मदद चाहिए, ये आंदोलन के साथ खड़ा था। आप ही ने तय किया ये तबका है, इसे बिजली भी चाहिए, पानी, अच्छा पानी की सुविधा दे दीजिए, इतने लीटर पानी। झटके में दिल्ली का समाज भी बट गया। नहीं, समाज नहीं बटा। किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो लोग, जिनके पास, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास सुविधा नहीं है, उनका ख्याल रखना तो सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। तो उन लोगों को अगर हम सब्सिडी देते हैं, कितनी सब्सिडी दी है उन लोगों को? बिजली के ऊपर भाई 400 यूनिट तक जो इस्तेमाल करता है उसको हमने सब्सिडी दी है। दिल्ली के अंदर लोगों के लिए बिजली का बिल भरना मुश्किल हो रहा है। पानी के ऊपर अब मेरा ये मानना है कि हर सरकार की जिम्मेदारी एक लाइफलाइन वाटर होना चाहिए, कि इतना पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई, मैं आपसे पूछता हूं, अगर पूरे पानी पे आपने वो लगा दिया, एक गरीब आदमी है, उसे पानी का बिल नहीं भरा जा रहा, पानी नहीं पिएगा क्या?
वो सब्जी नहीं बनाएगा क्या, रोटी नहीं बनाएगा, कपड़े नहीं धोएगा, वो भी तो पानी पिएगा। तो सरकार की जिम्मेदारी है ना लाइफलाइन वाटर देना, वो हमने दिया है। मैं आपको एक छोटा सा, जिस दिन मैंने ये सब्सिडी अनाउंस की, 200 करोड़ 250 करोड़ रुपए की तो बिजली की है और 40 करोड़ रुपए की पानी की है। टोटल मिला के 300 करोड़ की सब्सिडी दी है। 40,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का, उसमें से 300 करोड़ की सब्सिडी दे दी तो क्या हो गया। मान लो मैं 20,000 करोड़ की सब्सिडी दे देता तो आप कह देते कि फाइनेंशियल इंप्रूडेंसी है, ठीक नहीं कर रहा। मेरे को उसी दिन एक ईमेल आया किसी का, वो ईमेल कहता है कि गोल्फ क्लब जो है दिल्ली का, उसमें 5,000 मेंबर है और उसमें वो जो जमीन उनको है वो पता नहीं 6,000 करोड़ की है 60,000 करोड़ की, मेरे को तो पता नहीं। और उसने पूरी कैलकुलेशन कर रखी थी, कहते जी 15 लाख रुपए महीना या साल का वो रेंट देते हैं इतनी बड़ी जमीन का। बोला अगर इसका मार्केट रेंट आप लगाने लगो तो जो वहां पे 5,000 लोग गोल्फ खेलने आते हैं, दिल्ली के सबसे अमीर लोग, एक एक आदमी को साल में 1.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल रही है। और अभी एक एक्सरसाइज चल रही है कि दिल्ली के जितने बड़े बड़े क्लब हैं उनमें एक ही आदमी सारे क्लबों में मेंबर है। अगर इनकी सबकी सब्सिडी कैलकुलेट आप करो तो एक एक आदमी को 20-20, 25-25 करोड़ रुपए की साल की सब्सिडी मिल रही है। इस गरीब आदमी को हमने बिजली और पानी मुफ्त दे दिया तो कोई कसूर कर दिया? आप शीशे के घरों पर पत्थर फेंक रहे हैं। नहीं, हम किसी पे पत्थर नहीं फेंक रहे जी, हम आपने गोल्फ क्लब का जिक्र किया, यकीनन इस पूरे दिल्ली के जो एलीट क्लास है, पैसे वाला है, यकीनन वो उसका मेंबर है। उसका मेंबर है। हम उनको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सब लोग अंदर झांक के देखो। प्राइम मिनिस्टर निकलते हैं तो सामने वही पड़ता है अपने घर से। हाँ, मैं मानता हूँ। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब किसी गरीब आदमी को 200 रुपए की 250 रुपए की सब्सिडी मिल जाए तो उसके ऊपर इतना हाई तौबा नहीं करनी चाहिए। हम जरा इस पे आए, लेकिन एक चीज हमें बताइए, आप 48 दिनों तक रहे तो सपोज कीजिए आपकी बिजली कंपनियों को ही लिया जाए, ऐसा आपने क्या देखा कि कहाँ गड़बड़ी है? क्या आपके हाथ में कुछ भी नहीं? सब चीज प्राइवेट सेक्टर तय कर रहा है, प्राइवेट कंपनीज तय कर रही है, क्या है स्थिति? जैसे मैंने बताया, कितना बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया होगा। मान लीजिए आप 15 बरस से चीजों को आरोप लगाते रहे शीला दीक्षित सरकार पर, क्या हुआ इस दौर में? अंदरूनी सच क्या है? आज सरकार का और प्राइवेट कंपनियों के बीच का बिल्कुल लाइन ब्लर हो गई है कि सरकार का क्या काम है और ठेकेदारों का क्या काम है। दोनों के बीच की लाइन ब्लर हो गई है। जैसे इसको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे आप एजुकेशन को भी प्राइवेटाइज करते जा रहे हो, हेल्थ को भी प्राइवेटाइज करते जा रहे हो, पानी को भी प्राइवेटाइज करते जा रहे हो। थोड़े दिनों के अब जैसे पुलिस वालों को आपने बिजली कंपनियों को देना शुरू कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर को भी थोड़े दिन में प्राइवेटाइज कर दोगे, ये नहीं हो सकता। आप थोड़े दिन में जस्टिस को भी प्राइवेटाइज कर दोगे। सरकार का क्या काम है वो सरकार करे, प्राइवेट उसका क्या काम है वो प्राइवेट करे। अब इसके ऊपर हमें चर्चा करने की जरूरत है कि कौन क्या काम करेगा। नहीं, पूरी दुनिया में एक प्राइवेटाइजेशन का दौर चढ़ा है, लूट की बात हो रही है। हिंदुस्तान का ये सच है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम और लोगों की स्थिति बतलाती है कि बड़ी असमानता है। लेकिन अब आप जिस रास्ते पर जाने की तैयारी करो, कोई विजन है आपके पास? मैंने यही कहा कि सबसे पहला काम किसी भी सरकार का है न्याय देना, उसको सुरक्षा देना, एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देना, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देना। उसके बाद उसका काम है शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, बिजली देना, पानी देना और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन ये बेसिक, सबसे बेसिक नेसेसिटी। आपको मौका दिल्ली में मिला, सुरक्षा मुश्किल हो गई। सुरक्षा उन्होंने दे नहीं रखी, वो अपने कंट्रोल में रखी। उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा। करप्शन को लेकर बात काफी कम की हमने, जितना हम कर सकते हैं। आतंक के जरिए लगा पता नहीं कौन स्टिंग कर लेगा। कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन एक खौफ है। ये खौफ ही तो सिस्टम है सर। ये खौफ होना चाहिए, हर ऑफिसर के मन में ये खौफ होना चाहिए कि अगर मैंने भ्रष्टाचार किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ये खौफ पैदा कर दिया सर 1 महीने में। ये खौफ अच्छा खौफ है। जो गुजरात में खौफ पैदा हुआ वो बुरा खौफ था। आज वहां का गुजरात का मुसलमान इस खौफ में जीता है कि मैंने अगर मोदी की बुराई कर दी तो पता नहीं मेरा क्या हो जाए। वो खौफ बुरा खौफ है। ये जो खौफ हुआ ये अच्छा खौफ था। पानी को लेकर, शिक्षा को लेकर, शिक्षा में एडमिशन अभी भी बच्चों के नहीं हो पा रहे हैं, नर्सरी स्कूल में स्थिति है। मैं सहमत हूँ आपसे। 2 चीजें करने की जरूरत है। जानबूझ के दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया गया। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बहुत अच्छा बनाने की जरूरत है। इतना अच्छा बनाने की जरूरत है कि लोग अपने प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूल में एक साथ, गरीबों और अमीरों के बच्चे साथ साथ बैठ के पढ़े। हम ये नहीं कह रहे प्राइवेट स्कूल बंद करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा कर देंगे। और पैसे की कमी नहीं है, बार बार यही कह रहा हूँ, पैसा बहुत है, नीयत की कमी है। कई पहले मंत्री ऐसे थे जिनके अपने स्कूल चल रहे थे, तो वो क्यों सरकारी स्कूलों को, वो तो सरकारी स्कूलों को बर्बाद करेंगे ताकि बच्चे छोड़ छोड़ के उनके स्कूल में। हमारे किसी के सरकार प्राइवेट स्कूल नहीं चल रहे। अरविंद जी, बहुत
मैंने प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं आप, हम जितना समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप बार बार नाम राहुल गांधी का भी ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी का भी ले रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ तो आपने कुमार विश्वास को भेज दिया, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन जाएगा? कहाँ से लड़ रहे हो? या तो गुजरात से या यूपी से। देखते हैं, जब अनाउंस करेंगे तब देखेंगे। आप मुस्कुरा रहे हैं तो लगता है आप उस दिशा में जाएंगे। नहीं तो देखते हैं कहाँ से लड़ेंगे, अभी तो पता ही नहीं, अभी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या ये स्थिति बता रही है कि 2014 के लिए आप अब चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं ना? बिल्कुल सर, 2014 में चुनाव मैदान में उतरेंगे और भ्रष्टाचारी, सांप्रदायिक, क्रिमिनल्स और ये जितने फैमिली पॉलिटिक्स है, इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, इन लोगों को संसद में नहीं पहुंचने देंगे। आप रहिए, ये बहुत कई सवाल निकल कर आ रहे हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक ये बताते हुए ले रहे हैं कि दरअसल 3 सवाल है 2014 में चुनाव मैदान में कूदने के लिए आम आदमी पार्टी का विजन इस देश को चलाने वाला है या सब कुछ ऐसा है कि अचानक लोग इमोशनली साथ जुड़ जाएंगे? दूसरा बड़ा सवाल है, क्या वाकई सरकार अपना काम नहीं कर रही है और कॉरपोरेट कर रहा है, इसे कैसे तोड़ा जाएगा? और तीसरा बड़ा सवाल है, इस देश में असमानता जिस रूप में है, जिसका जिक्र बार बार अरविंद कर रहे हैं, क्या उस दिशा में एक समान परिस्थिति लाने के लिए कहीं कोई चीज इनके जहन में है या सिर्फ सत्ता मिलने के बाद तय होगी, जैसे दिल्ली में तय होने के बाद? चर्चा अरविंद केजरीवाल से हो रही है और आज 50वां दिन है आपका। लेकिन एक बात अरविंद फिर हर जहन में आ रही है, सड़क पे आंदोलन आपने किया, लोग आपके साथ जुटे, आप सरकार के भीतर घुसे, आप वहां से निकलकर फिर सड़क पे आ गए। इस बार लोग को महसूस हो रहा है कि कहीं शायद धोखा हो गया। नहीं, क्यों? लोगों को लग रहा है बिल्कुल ठीक है। कल आप ही का चैनल पे 87% लोग कह रहे थे केजरीवाल ने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन देश सिर्फ मोबाइल से और SMS से तो नहीं चलता है ना। तो आप ही वो लोग बताते हैं, वो टेक्नोलॉजी है, मतलब मोबाइल टेलीविजन भी एक टेक्नोलॉजी है, वो आखिरी सच तो नहीं है। जनता को ये साफ है कि भ्रष्टाचार के ऊपर सरकार गिरा दी। इससे क्लियर सिग्नल है कि हम वहां पे वो सब करने के लिए नहीं आए जो सब ये लोग अभी भी तक कर रहे थे। मेरे को क्या जरूरत थी सरकार गिराने की? जोड़ तोड़ से चलती हैं सरकारें, तो एक एक MLA बिकता है। मैं भी चाहता तो पैसे कमा लेता और एक एक MLA को दे देता, 10-10 करोड़ रुपए खरीद लेता, सारे खुश थे। ये कांग्रेसी सारे चुप हो जाते, ये बीजेपी वाले भी सारे चुप हो जाते, खरीद लेता मैं भी ना। प्रिंसिपल्स के ऊपर हमने कहा था लोकपाल बिल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लोकपाल बिल अगर इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया गया तो सरकार में बैठ के क्या करेंगे हम फिर? हमने सरकार गिरा दी, अब जनता के ऊपर है। जनता को लगता है हमने ठीक काम किया तो हमारी 50 सीट ला के देंगे, मेजॉरिटी आएगी, उसके बाद अंदर जाके लोकपाल बिल पास करेंगे। और जनता को लगता है ये लड़ाई मेरी लड़ाई थोड़ी है, ये उनकी लड़ाई है। लड़ाई दिल्ली की सरकार को लेकर ही होगी। दिल्ली की जनता की लड़ाई है, देश की जनता की लड़ाई है, ये केजरीवाल की लड़ाई नहीं है। इस देश की जनता को यह समझना पड़ेगा कि अब ये राजनीति नहीं चलेगी जो अभी तक चल रही थी। अब ये बीजेपी और कांग्रेस वालों की राजनीति नहीं चलेगी, अब ये मुकेश अंबानी की राजनीति नहीं चलेगी, अब ईमानदार राजनीति करनी पड़ेगी। नहीं, राजनीति दरअसल इस देश को भी समझिए बटी हुई है। कितने राज्य हैं जहां ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, मैं सहमत हूं। अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग चेहरे, अलग अलग छत्रप हैं, लेकिन कमोवेश हर जगह स्थिति एक जैसी है पूरे देश में। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये आज की जो राजनीति है वो नाम अलग अलग हैं, DMK फलाना ढिमका, बीजेपी, कांग्रेस, ये सारा का सारा ये एक ही तरह की राजनीति का नाम है। आज पहली बार एक ऑल्टरनेट ईमानदार पॉलिटिक्स खड़ी हुई है इस देश के अंदर, जो कि आम आदमी की ही निकली हुई है। हम लोग कौन है? हमारी कोई औकात नहीं है। उसी आम आदमी ने आज नई तरह की पॉलिटिक्स शुरू की है और यही आम आदमी आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ेगा, खुद अपने कैंडिडेट्स। हमारे पास कैंडिडेट्स है ही नहीं, आम आदमी खुद अपने कैंडिडेट्स खड़े करेगा, चुनाव लड़ाएगा। हमारे पास पैसा भी नहीं है। हम कौन है? तरीका कौन सा हुआ? तरीका जनता के बीच से निकलेगा तरीका, वहीं से ईमानदार पॉलिटिक्स निकलेगा। इतना वक्त है आपके पास? सर वक्त तो 1 महीना तो बहुत होता है, 1 महीने में तो पूरी की पूरी सत्ता हिल जाती है। और जो इस तरीके से जो दूसरे दल राजनीति कर रहे हैं मौजूदा वक्त में, या तो वो सुधर जाएं और वो सुधर नहीं सकते, उनके सुधरने का पॉसिबिलिटी नहीं, ये भरी पड़ी है उनकी पूरी पार्टी। नहीं, एक मैसेज और है कि आप हीरो बन गए हैं, हम ये बार बार कह रहे हैं। हमें दूसरी चीज समझना चाह रहे हैं, आप लोग सत्ता पकड़ना चाहते हैं, आपने सत्ता छोड़ दी। सत्ता इसलिए छोड़ दी क्योंकि सत्ता चाहिए, बड़ी सत्ता चाहिए ना। मेरे को सत्ता नहीं चाहिए, मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूं, मैंने कहीं दावेदार नहीं रख रखे, पता नहीं लोकसभा लड़ूंगा भी कि नहीं लड़ूंगा। मेरे को कोई सत्ता नहीं चाहिए सर। पहले अपनी नौकरी छोड़ के आया था, इसलिए नहीं छोड़ के आया था कि मेरे को वो करना था। 2000 में नौकरी छोड़ी थी मैंने अपनी, 2000 से मैं नौकरी पे नहीं जा रहा। पहले झुग्गियों में जाके काम किया था मैंने, 3-4 साल तक झुग्गियों में लड़ा था, फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन की लड़ाई लड़ी थी, फिर पानी के दिल्ली के अंदर प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद हम लोगों ने ये लोकपाल की लड़ाई लड़ी थी।
तो सत्ता के लिए नहीं आए। एक स्थिरता लेकिन नहीं है, इससे सर, इनकार है। स्थिरता किसकी जिंदगी में होती है? झोपड़पट्टियों की हालत देश में वही है। आरटीआई में अभी भी सारे सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं। यात्रा है सर, झोपड़पट्टी का भी काम नहीं हुआ। मैं नहीं कह रहा, मैं मानता हूं कि अब इसके दिल्ली सरकार के अंदर आए थे कि सरकार के राजनीति बदलनी पड़ेगी। धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि सारी चीजों के जड़ में गंदी राजनीति है। जब तक इस देश की राजनीति साफ नहीं की जाएगी तब तक समाधान नहीं हो सकता। इस देश की राजनीति आपका अपना निजी व्यू क्या है? क्योंकि बार बार एक सवाल उठता है, इस देश में मुद्दा नरेंद्र मोदी होते हैं तो 2002 के दंगे हो जाते हैं, मुद्दा राहुल गांधी बनते हैं तो विरासत की राजनीति और 84 के दंगे आकर। आपके अपने व्यू क्या है इन सबके बारे में? ये सारे के बीच में रूट में सत्ता की राजनीति है, सत्ता को पाने की राजनीति है। सत्ता को पाना है, उसके लिए सिखों का कत्लेआम कराना है तो सिखों को मरवा दो, मुसलमानों का कत्लेआम कराना है तो मुसलमानों को मरवा दो, जितना भ्रष्टाचार करना है भ्रष्टाचार करो। कॉरपोरेट्स के साथ में, कुछ सारे कॉरपोरेट गंदे नहीं, अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ चंद कॉरपोरेट्स के साथ मिल जाओ, उनसे पैसा लो, पैसा बांटो, चुनाव के अंदर जीत के आ जाओ, फिर लूटो देश को, फिर पैसा बांटो, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, ये राजनीति है, इसी को खत्म करना। आपका वोट बैंक कौन सा है फिर? सर, हमारा वोट बैंक वो सारे दबे कुचले लोग हैं। जैसे आप ही के प्रश्न में था कि आपने बिजली तो केवल उन लोगों को दे दी। लोग कह रहे हैं 80% लोग इस देश के ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, बहुत गरीब हैं। अगर ये 80% लोग हमारा वोट बैंक हैं तो बहुत अच्छी साफ बात है सर। 50% पे तो चुनाव जीत लिए जाते हैं। आप मान लीजिए, इस देश का गरीब आदमी, इस देश का मरा कुचला आदमी, इस देश का मिडिल क्लास वाला, जो आदमी इस देश के अंदर ईमानदार राजनीति चाहता है वो हमारा वोट बैंक है, वो आम आदमी है। जो आज इस देश की राजनीति को चूस के अपने लिए पैसा बना रहा है वो खास आदमी है, वो हमारा वोट बैंक नहीं है। देश के टॉप 3 खलनायक कौन से हैं? देश के टॉप 3 खलनायक हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और सांप्रदायिकता। इनका चेहरा किसके सामने है? इनके चेहरा कौन सा रखें सामने? इनके चेहरे हैं बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, एडीएमके, फलाना ढिमका, ये सारी पार्टियां इनके चेहरे हैं सर। और नायक कौन है? नायक इस देश का आम आदमी है, इस देश की जनता है। कोई चेहरा नहीं है? कोई चेहरा नहीं है। अरविंद केजरीवाल कोई चेहरा नहीं है? अरविंद केजरीवाल की कोई औकात ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं है और ना अरविंद केजरीवाल कुछ बनना चाहता। अरविंद केजरीवाल केवल उस आम आदमी की आवाज है। तो नारा क्या होगा 2014 के चुनाव में जाने के लिए? सर, नारा तो अभी कुछ सोचा नहीं है, पर आपसे बैठ के कुछ कर लेंगे कि भ्रष्टाचार और महंगाई से मुक्ति चाहिए। लेकिन एक चीज है, ये मेरे को एक छोटी सी चिंता ये थी, अब ये मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR तो दर्ज करा दी, इन्होंने हमारी सरकार गिरा दी, और अब ये कांग्रेस। किसने गिरा दिया? बार बार बोल रहे हैं मुकेश अंबानी गिरा दी सरकार। नहीं, ये कांग्रेस और बीजेपी वालों ने मिलकर, हाँ, मुकेश अंबानी ने कहा होगा इनको, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुकेश अंबानी। कोई प्रूफ है? मतलब आप बार बार फिर क्यों कहा होगा सर? इनको लगा चलिए एक अच्छी स्थिति बनी है, मुकेश अंबानी ही सही। आप एक चीज बताओ, अगर कांग्रेस कह रही है कि मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों कह रही है? सुप्रीम कोर्ट में जा रही है उसको क्वैश करने। देश के 40% कंपनियों में हिस्सेदारी मुकेश अंबानी की है। इस देश में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें मुकेश अंबानी का नाम भारत सरकार ने स्वर्ण अक्षरों में लिख रखा है। हाँ, मुकेश अंबानी इस देश का विकास, रिलायंस का नाम लिख रखा है, विकास कर रहे हैं इस देश। 11 कॉर्पोरेट सेक्टर इस देश को चला रहे हैं 60 से 67% हिस्से में। क्या इसमें क्या आपत्ति है? सर, यही तो सारा का सारा कि भाई आज एक आम आदमी, 80% से ज्यादा लोग कहते हैं कि भाई वो कितने रुपए से कम की, 20 रुपए 30 रुपए से कम की जिंदगी जी रहे हैं पर डे के हिसाब से। उनकी मंथली इनकम कितनी हो गई? 600 रुपए, 500 रुपए, और कहते हैं 50,000 रुपीज अब हमारी पर कैपिटा इनकम हो गई, तो हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो सर, कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितनी ज्यादा एनॉमली है, कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है। हमको एक चीज बताइए, आप तय कर रहे हो 2014 की दिशा में हम लोग बढ़ जाएं। पार्लियामेंट में जितनी बड़ी तादाद में करोड़पतियों की परसेंटेज है उतना इस देश में भी नहीं है। इसी बार जितने लोग राज्यसभा में पहुंचे उसमें आपको जानकर हैरत होगी कि 58 में से 51 लोग करोड़पति हैं, 51। अब जो पार्लियामेंट के भीतर लोग पहुंच रहे हैं, आपने कोई कैटेगरी तय करोगे कि जनता बोलेगी कि ऐसा है कि इस इलाके के सबसे रईस व्यक्ति को लड़ा दीजिए, आप लड़ा दोगे? कुछ तय पैमाना होगा किस तरह की संसद बननी चाहिए? आपने नाम ले लिया था झटके में जो करप्ट हैं, जिनके ऊपर कुछ आरोप हैं, अब इनके खिलाफ कैंडिडेट्स को खड़ा कर देंगे। क्या है विजन? पार्लियामेंट को लेकर आपके दिमाग में कुछ है? सर, ऐसे लोग जाने चाहिए संसद के अंदर जो देश के बारे में सोचते हो,
नहीं, कौन नहीं सोचता है? कोई नाम बताइए, कौन नहीं सोचता है? विजय माल्या सोचता है, मुकेश अंबानी सोचता है, इस किस्म के लोग सोचते हैं। नहीं, जो चुनाव लड़कर ये दोनों नहीं आए हैं। नहीं, जो वो तो विजय वो तो माल्या पैसे से आ गए ना, पैसा दिया जाता है ना राज्यसभा में, तो मान लीजिए होती है खरीद फरोख्त। तो खरीद फरोख्त होती है तो ये बंद करनी पड़ेगी ना। राज्यसभा का बंद कर दिया, लेकिन आप तो लोकसभा के लिए जा रहे हैं। लोकसभा के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लोग ना, मुझे नहीं लगता आपको लगता है कि देश के बारे में सोचते हैं। मुझे नहीं लगता उनमें से कितने % लोग देश के बारे में सोचते हैं। हमें ऐसे लोग चाहिए जो ईमानदार हों, जो देश के बारे में सोचते हों और जनता के बीच से निकल के आए हो। आपने कहा जनता कह देगी कि किसी पैसे वाले को दे दो, अगर कोई पैसे वाला अच्छा है तो पैसे वाले को भेज दो। मनमोहन सिंह देश के बारे में सोचते हैं? मुझे नहीं लगता। पी चिदम्बरम? मुझे नहीं लगता। ए के एंटोनी? मुझे नहीं लगता। ए के एंटोनी का मैं नहीं कह सकता, लोग कहते हैं ईमानदार आदमी है। सलमान खुर्शीद? नहीं, मुझे नहीं लगता। कमलनाथ? ना, बिल्कुल भी नहीं। कोयला मंत्री अग्रवाल? ना, सवाल ही नहीं उठता सर। कैबिनेट में कोई शख्स लगता है? कौन सोचता है? आप खुद ही बताइए, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं। कौन सोचता है इनमें देश के बारे में? कोई नहीं सोचता। ये लोग क्या सोच के फिर सत्ता में और क्यों? पैसा कमा, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, यही खेल चल रहा है। और आप इसे बदल देंगे? मैं नहीं बदलूंगा, इस देश की जनता बदलेगी। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? अभी कुछ नहीं कह सकते। मैंने बताया ना, ये जो है करप्ट, क्रिमिनल, कम्युनल और डायनेस्टिक, इस कैटेगरी के जितने लोग हैं सबके खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे। जो झोपड़पट्टी में काम किया, जो आरटीआई के लिए संघर्ष किया, जो जन आंदोलन लेकर जन लोकपाल की बात कही और 49 दिन जो विधानसभा के भीतर गुजारे सचिवालय में, सबसे बेहतरीन दिन कौन से थे? सबसे बेहतरीन दिन वो थे, मैं 1990-92 के बीच में कुछ दिन में रामकृष्ण मिशन, मदर टेरेसा और इनके साथ घूमा था और स्वच्छंद रूप से इस देश के कई गांवों में घूमा था। उन दिनों में नॉर्थ ईस्ट में मैं काफ़ी घूमा था, फिर इधर आके कई गांवों में घूमा था हरियाणा के। उस वक्त जो भारत को देखने का मौका मिला था, उतने स्वच्छंद रूप से कभी भी भारत को देखने का मौका नहीं मिला। और सबसे वर्स्ट और खराब दिन? बड़ा मुश्किल है कहना, मुझे पता है आपका इशारा किस तरफ है। नहीं, क्या है हमारा कोई इशारा नहीं, बताया आपने बहुत, चूंकि जीवन कई तरीके से जिया है। हाँ। देखिए, अब आप जाना चाह रहे हैं लोकसभा की दिशा में, इसलिए हमें लगता है कि इस देश को अब जानना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने जो जीवन जिया है उसमें वो खुद को कहां पर ठहराते हैं और कहां पर सही और गलत मानते हैं। नहीं, लोग ये जानना चाहते होंगे। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मैं ना केजरीवाल इम्पोर्टेंट है और ना उसकी जिंदगी इम्पोर्टेंट है। ये देश बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं और मुझे सीरियसली ये लगता है इसको एक ही आदमी बचा सकता है आज इस देश को, वो है आम आदमी। अगर लोग आज खड़े नहीं हुए, भगवान ने, कुदरत ने एक मौका दिया है, जब देश के अंदर आज एक उबाल तो पैदा हो गया है और उस उबाल ने देश की जनता को जोड़ भी दिया है। अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो मुझे उम्मीद नहीं है कि आने वाले कई सालों के अंदर कुछ हो सकता है। ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है। आखिरी सवाल, आपके पीछे भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है, आपके इस कमरे में मैंने देखा कोई दूसरी कल एक बड़ा अच्छा संयोग था। बताते हैं 14 फरवरी को ही शायद भगत सिंह को फांसी की सजा के ऑर्डर हुए थे। हाँ, तो यही तस्वीर प्रतीक है क्या आपकी? प्रतीक, ये इन सब लोगों से प्रेरणा मिलती है, आज़ादी के दीवानों से प्रेरणा मिलती है। ये भी आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। बहुत सारी चीज़ें आज़ादी के वक्त अधूरी रह गई थी, उनको पूरा करने का टाइम आ गया। ये सत्ता के किले तोड़ने का टाइम आ गया। ये सत्ता के किले तोड़ के सत्ता जनता के हाथ में देने का टाइम आ गया। जनता निर्णय ले, हम उस निर्णय को पालन करें। आज व्यवस्था पूरी उल्टी है, सरकार निर्णय लेती है, जनता दीनहीन दुखी हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। नेताओं को 5 साल में एक बार चुना जाता है और 5 साल में फिर जब जाती है जनता उनसे कुछ मांगने के लिए तो कुत्ते छोड़ देते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं घुसने देते। ये थोड़ी होता है। आपको पता है इस देश ने भगत सिंह को शहीद नहीं माना है? बहुत गलत है। सवाल गलत का नहीं है, सवाल उस सोच पे हम आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस सोच को लेकर आप सड़क पे आंदोलन करते हैं। बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपसे। तो रास्ता कैसे? वो सोच किन लोगों की है? किसने नहीं माना शहीद? जनता ने तो मान लिया, इस व्यवस्था ने नहीं माना, कांग्रेस और बीजेपी वालों ने नहीं माना। उनको कौन पूछता है? शहीद भगत सिंह को आज किसी बच्चे से पूछ लीजिए भगत सिंह का नाम, वो बोलेगा शहीद भगत सिंह। शहादत के जनता ने तो माना, जनता के दिल में तो वो बहुत बड़े शहीद हैं, जनता ने तो मान लिया, इन्होंने नहीं माना। इनके मानने से क्या होता है? इसका मतलब है इस व्यवस्था को चैलेंज करना है सर, इस व्यवस्था को, इस सोच को बदलना है। 2014 का चुनाव में इस देश की जनता से आपका क्या आह्वान है? आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं,
अब इस जनता से आपका क्या आह्वान? मेरा जनता से ये कहना है कि अब घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। जनतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का होता है। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो जनतंत्र खत्म हो जाएगा, भारत खत्म हो जाएगा। भगवान ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने, हमको कुदरत ने एक मौका दिया है जब सारा देश इकट्ठा होता जा रहा है। इस बार बाहर निकलो और इस बार ये बीजेपी और कांग्रेस नाम की जो व्यवस्था बन गई है, जिसको मुकेश अंबानी चला रहा है, इसको हमें ध्वस्त करके और हमें ईमानदार सरकार बनानी है, ईमानदार राजनीति इस देश में कायम करनी है। तभी आपके बच्चे और आपके हमारा भविष्य, नहीं तो ये भारत ही नहीं बचेगा। लोग भरोसा चाह रहे हैं, संसद में भेज देंगे, सरकार बनवा देंगे तो कहीं फिर तो नहीं भाग जाइएगा? नहीं सर, हम भागने वाले नहीं हैं। ये भागना नहीं होता, इसको भागना नहीं कहते, इसको संघर्ष कहते हैं। संघर्ष अंदर रह के होगा, अंदर भी कीचड़ होगा, में, बाहर भी कीचड़ होगा। साफ करने की बात आपने कही कल थी। मैंने विधानसभा में यही कहा था कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी, हमने कहा था सड़क पे भी आंदोलन करेंगे और संसद में भी आंदोलन करेंगे। मैंने कहा आज इस विधानसभा की दीवारों को तो आंदोलित कर दिया हमने, आज इस विधानसभा की हवा के अंदर आजादी की खुशबू आ रही है। अब इस खुशबू को हमें संसद के अंदर ले जाना है। इस खुशबू को संसद के भीतर ले जाना है। मेरे ख्याल से ये लकीर आने वाले वक्त में इस देश में क्या कोई दिशा दे पाएगी? अरविंद केजरीवाल मानिए या ना मानिए, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये शख्स 50 दिन अब हुए हैं, अब सड़क पर एक नए अंदाज में आएगा। इस भरोसे के साथ आएंगे ना? शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।